हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। अभी हमारी जो बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस चल रही है उसमें हमने पिछले क्लासेस में एनपीए को स्टार्ट किया था। एनपीए पढ़ लिया था, बहुत सारी चीज़ें हमने जान ली थी कि एनपीए क्या होता है। उसके एक टाइप्स का थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया था और मुझे उम्मीद करता हूँ वो सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एनपीए आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे का सेशन बढ़ाते हुए उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए कि एनपीए कितने प्रकार के होते हैं। एनपीए का बहुत बड़ा है, हम इसमें फिर आगे भी पढ़ेंगे कि वो कैसे उसका रिकवरी टूल्स क्या है। एनपीए से बहुत सारे रिलेटेड टूल्स होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। बट जो आज का सेशन है उसमें हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। एनपीए कितने प्रकार के होते हैं और प्रोविजनिंग के बारे में भी जानेंगे कि प्रोविजनिंग क्या होता है बैंकिंग सेक्टर में या बैंकिंग अवेयरनेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो पिछले क्लास में थोड़ा रिकॉल करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। एनपीए के बारे में पढ़ा था, क्या क्या हमने पढ़ा था। हमने जाना था कि एसेट क्या होता है और एसेट से एनपीए कैसे रिलेटेड है कि 90 दिन तक अगर कोई लोन दिया है किसी को और उसका ईएमआई जो है 90 डेज तक नहीं आता है तो उसको हम लोग एनपीए बोलते हैं। ठीक है, ये हमने जान लिया था कि 90 डेज तक किसी भी लोन में अगर उसका रीपेमेंट कंटिन्यूसली नहीं आता है तो वो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। उसको एक कैटेगरी एनपीए कैटेगरी में डाल दिया जाता है। याद करेंगे कि उससे पहले भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि एक एसएमए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये था स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये था कि आरबीआई ने बोला कि भाई आप एनपीए तो हो रहा है लेकिन एनपीए होने से पहले 90 डेज का आपके पास तो टाइम तो है कि पहला जो रीपेमेंट नहीं आया, पहला इंस्टॉलमेंट जो नहीं आया, उसके बाद 90 डेज तक तो बैंकों के पास टाइम है। आप उस समय उसको क्यों नहीं देखते, आप कस्टमर से बात क्यों नहीं करते, आप उसको ये क्यों नहीं बताते कि देखो भैया आपका एनपीए होने वाला है। तो उससे हम लोग एनपीए को एनपीए में जाने ही नहीं दें कि आगे क्या प्रॉब्लम होगा। एक बार एनपीए में चलेगी तो क्लासिफिकेशन हो गया तो फिर उसको रिकवरी करना है, बहुत सारी बातें हैं। बट जो ये 90 डेज का टाइम है इसमें हम लोग करते, तो इसी के लिए एक बनाया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसी को हम लोग स्पेशल मेंशन अकाउंट्स बोलते हैं, एसएमए। इसमें बोला है कि जो है 90 डेज है इसी में आप रिकवरी का उसको चांस उसको देखिए, कस्टमर से बात कीजिए कि भैया ये होने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया था, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। इसका 2014 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ, 2014 में आरबीआई द्वारा बैंक सेक्टर में इसका इंट्रोडक्शन किया गया और बोला गया कि जो पहले 90 दिन है इसी में आप ट्राई कीजिए कि इसको एनपीए नहीं जाने दें। इसके लिए एक रिपोर्ट आता है हर बैंक में, हर ब्रांच में कि भैया आपका ये अकाउंट देखिए पहला दिन। तो इसको 3 भाग में बांटा गया, एसएमए 0, एसएमए 1 एंड एसएमए 2। 0 to 30 डेज, 30 to 60 डेज और 60 to 90 डेज। ठीक है, ये एसएमए 1, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2 था कि पहला जो इंस्टॉलमेंट आया उसका 0 से 30 डेज में एसएमए 0 में रहता है, रिस्क कम रहता है कि चलो ठीक है यार एक इंस्टॉलमेंट नहीं आया, नेक्स्ट आ जाएगा। हम लोग देखेंगे एसएमए 1 में चला आता है और 30 to 60 डेज के बीच में एसएमए 1 में रहता है और सबसे क्रिटिकल एसएमए 2 में आता है 60 to 90 डेज में कि अब ये एनपीए होने वाला है, आप इसको प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाइए भैया, आप इसको एनपीए आने से रोकिए। तो ये एसएमए था, इसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना था पिछले क्लास में। उसके बाद हमने देखा था कि लोन होता है तो सिक्योरिटी होती है, लोन के साथ सिक्योरिटी, 3 तरह के सिक्योरिटी के बारे में हमने जाना था, प्लेज, मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन। ये सब चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, और पीसीए के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है, कि कैसे हम लोग किसी बैंक को प्रॉम्प्ट जानते हैं। तो ये सब चीजें अगर आपने मिस की है पिछले क्लास में तो प्लीज पिछले क्लास में आप पिछला वीडियो देखिए, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। एनपीए कितने तरह के होते हैं
वो इसके बारे में जानेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। अच्छा, एनपीए से पहले कोई भी एसेट स्टैंडर्ड एसेट होता है कि वो परफॉर्म कर रहा है, स्टैंडर्ड एसेट है। तो एनपीए को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पिछले क्लास में थोड़ा सा हमने इसके बारे में जाना था, बट आज इसको डिटेल के रूप में जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। पहला जो होता है वो होता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सेकेंड इज doubtful assets, and third one is loss assets। ठीक है, तो इसको क्लासिफाइड हम लोग किस बेसिस पे करते हैं, कैसे इसको कैटेगराइज करते हैं एनपीए को? तो एनपीए को हमें जब भी कैटेगराइज किया जाता है उसके टाइम ड्यूरेशन के अनुसार किया जाता है कि वो कितने टाइम तक एनपीए है, उस हिसाब से उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जब एनपीए होता है, एनपीए हो गया 90 डेज के बाद, जो रिपेमेंट नहीं आया तो 90 डेज के बाद एनपीए हो गया। तो जब ये एनपीए हो जाता है तो एनपीए होने का फर्स्ट टू 12 मंथ्स, ठीक है, 1 डे से 12 मंथ्स तक ये रहता है सब स्टैंडर्ड में, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में। अच्छा, इसको क्यों हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि क्यों एनपीए तो हो गया, इसको क्लासिफाई करने का क्या जरूरत है? लेकिन आरबीआई बोलती है कि नहीं, अगर एनपीए हो भी जाए तो एनपीए होने का कोई रीजन होता है, कुछ जेन्युइन रीजन होता है कि कोई भी कस्टमर एनपीए किया उसका जेन्युइन रीजन, वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं होता। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब कि जिसने जानबूझ के पैसे वापस नहीं कर रहे बैंक, उसने फ्रॉड के नियत से ही पैसे लिए हैं बैंक से, वो जानबूझ के नहीं ले रहा। बट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जेन्युइन प्रॉब्लम, जैसे मेडिकल कंडीशन किसी की खराब हो गई, किसी का जॉब चला गया, कोई और भी बहुत सारी चीजें होती है जो जेन्युइन होती है, तो उसमें बोला गया कि इसमें रिकवरी का चांसेस है कि नहीं। जब उसकी कंडीशन सही होगी उस कस्टमर की, वो उसका लोन तो एनपीए हो गया, बट उसका जो नियत है वो खराब नहीं है, वो अभी कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसको वापस करेगा। इसी के लिए उसको सब स्टैंडर्ड में डाला जाता है। 1 साल तक देखा जाता है कि नहीं भाई, अब इसको देखिए, ये वापस कर सकता है, इसका कुछ था तो उसको जॉब अगर वापस हो गया, तो अगर जॉब उसको मिल गया फिर से तो वो रिपेमेंट करेगा, या उसकी तबीयत ठीक हो गई तो वो रिपेमेंट करेगा। इसीलिए इसको कैटेगराइज किया गया कि आप इस कंडीशन में, हमारा अलग अलग रिकवरी टूल्स रहता है, तो रिकवरी के लिए हम लोग कांटेक्ट करते हैं कस्टमर से, ये सब चीजें हैं। इसी वजह से तो पहला 1 साल जो रहता है वो सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, उसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोला जाता है। उसके बाद जैसे ही 1 साल पूरा हो गया, पैसे नहीं आए वापस, उस लोन का उसमें कुछ भी रीपेमेंट नहीं आया, तो वो नेक्स्ट ट्रांसफर हो जाता है इसमें डाउटफुल एसेट्स में। अब डाउट होने लगा बैंकों की, नहीं यार, अब ये बैंकों में पैसा लगता नहीं है कि इस लोन में पैसा वापस आएगा। 1 साल हो गया एनपीए का, 1 साल हो गया, प्लस उधर 90 दिन हो गए, तो इतने दिन के बाद भी अब तक पैसा इसने नहीं दिया, तो मतलब अब डाउट है। अब इस डाउटफुल एसेट्स को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, D1, D2 एंड D3। ठीक है, डाउटफुल एसेट्स को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, D1, D2, D3। जैसे ही 1 ईयर पूरा होगा, 1 साल पूरा होगा एनपीए, जिस दिन हम लोग ने एनपीए, मान लीजिए कि ये हुआ 1 नवंबर 2019 को ये एनपीए हुआ था, एनपीए डेट ये है, इसको कैटेगराइज किया गया एनपीए में। तो जैसे ही ये आ जाएगा 1 नवंबर 2020 को, ये डाउटफुल एसेट्स में चला जाएगा। और डाउटफुल एसेट्स को भी 3 भाग में बांटते हैं, D1 में चला जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं D1 एसेट्स। ठीक है, सीधा 1 साल के बाद। अब वो 1 साल 1 नवंबर से लेके 1 नवंबर 2021 तक, नेक्स्ट 1 ईयर वो रहेगा D1। ठीक है, नेक्स्ट 1 ईयर वो D1 रहेगा, डाउटफुल एसेट्स में रहेगा, D1 एसेट्स उसको बोलेंगे हम लोग। जैसे ही यहाँ पे 1 साल पूरा हो गया और पैसे वापस नहीं आए, इसमें कुछ भी रिपेमेंट नहीं आया, वो अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, कैटेगराइज हो जाता है D2 में। अब यहां से अगले 2 साल, नेक्स्ट 2 इयर्स, ये D2 एसेट्स रहेगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप समझ नहीं पाएंगे इसको तो। ठीक है, जैसे ही 1 साल पूरा हुआ 2021 तक, अब इसके बाद अगले 2 साल मतलब 2023 तक वो D2 एसेट में रहेगा, अगर कोई पैसे वापस नहीं आ रहे। अगर
जिस समय उसका जो जितना भी रिपेमेंट का जितना भी अमाउंट है वो वापस आ गया, तो ये अब उस समय हम इसको वापस कर लेते हैं, मतलब ये सीधा फिर स्टैंडर्ड एसेट में आ जाता है। ठीक है, इस सब चीजों की बातें हैं इसी में। अब देखिए तीनों कैटेगरीज में तो ये रिकवरी की टूल चलता रहता है, उनको लेटर्स जाता रहता है। अब डाउटफुल एसेट्स में जैसे ही जाएगा तो बैंक उनको लेटर भेजना, नोटिस भेजना स्टार्ट कर देती है। जो लेटर्स आने रहते हैं वो लेटर भेजना कि भैया आपका लोन नहीं दिया है, आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा, आप पे ये करेंगे, आप पे केस कर देंगे, आपका सामान जो है वो जब्त कर लेंगे, जो भी सिक्योरिटी है उसको जब्त कर लेंगे। सब चीजें ये डाउटफुल एसेट्स के टाइम में चलती रहती है। ठीक है, तो D2 समझ गए आप लोग कि जब जैसे ही 1 साल पूरा हुआ स्टैंडर्ड एसेट से वो कैटेगराइज हुआ डाउटफुल एसेट्स में, पहला 1 साल D1 में रहेगा, उसके बाद 2021 तक वो D2 में रहेगा, 2021 तक वो D1 में रहेगा, उसके बाद 2023 तक अगले 2 साल वो D2 में रहेगा अगर पैसा नहीं आया तो। ठीक है, अब 2 साल कंप्लीट हो गए भाई, 2023 हो गया, 2019 से लेकर 2023 हो गया, 1 साल वो यहां रहा, 1 साल D1 में रहा, फिर अगले 2 साल वो D2 में रहा। अब कैसे, जैसे 2 साल पूरा हो गया कोई पेमेंट नहीं आया तो सीधा सीधा D3 में चला जाएगा। अब D3 में गया तो बैंक समझती है कि वो लॉस हो गया, अब उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, D3 में जाके पैसा जाके वो जो लोन अमाउंट है वो D3 में कैटेगराइज हो जाता है, मतलब वो लॉस हो गया। उसके बाद लॉस एसेट आता है लास्ट, जैसे ही D3 में जाता है वो लॉस एसेट्स के लिए कैटेगराइज हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भैया जैसे ये 2 साल यहाँ कंप्लीट हुआ, D2 में D3 में चला गया। अब D3 में जैसे ही वो रखा रहता है, जब तक, कब तक रखा रहेगा D3 में, वो कब तक पैसा रहेगा, जब तक RBI का ऑडिटर और बैंक्स के ऑडिटर आके उस लोन को, जो लोन NPA है उसको ऑडिट नहीं करते। उसको ऑडिट करेंगे, देखेंगे कि उसका कि सारा डॉक्यूमेंटेशन सही है कि नहीं, कस्टमर के यहाँ विजिट होगा, जो भी चीजें होंगी, उसके बाद वो RBI के ऑडिटर्स उसको कैटेगराइज करते हैं लॉस एसेट्स में। ठीक है, RBI ऑडिटर्स और बैंक्स ऑडिटर्स। तो ये D3 में जाने के, अब ये डिपेंड करता है कि ऑडिटर्स कब आते हैं। बस हो सकता है कि D3 में गया, ऑडिटर्स आए, ऑडिट हुआ और देखा कि अच्छा ये तो यार पैसा आ ही नहीं सकता, ये तो डूब गया पैसा, तो ये सीधा लॉस एसेट में करते हैं। तो D3 और लॉस एसेट में अंतर यही है कि लॉस एसेट में जाने के लिए बैंक अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, उसके लिए ऑडिटर्स का ऑडिट होना कंपलसरी है, ये रूल है। ठीक है, तब वो लॉस एसेट लगे। इसी तरह से 3 कैटेगराइज होते हैं। समझ गए आप लोग क्या बात हुआ कि जैसे ही 90 दिन पूरा होता है, 90 डेज कंप्लीट होने के बाद NPA हो गया, और NPA होते ही उसको हम लोग सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोलते हैं। स्टैंडर्ड एसेट से वो चला गया सब स्टैंडर्ड एसेट्स में। पहले 1 साल, पहला 12 मंथ्स वो सब स्टैंडर्ड एसेट में रहेगा। जैसे ही 1 साल पूरा हुआ और उसमें कोई रिपेमेंट नहीं आया, वो ट्रांसफर हो गया डाउटफुल एसेट्स में। डाउटफुल एसेट्स को 3 भागों में बांटा, D1, D2, D3। अब जैसे 1 साल पूरा होने के बाद अगले 1 साल वो D1 में रहेगा, मतलब 2019 में NPA हुआ, 2020 तक, मान लीजिए 2019 में वो NPA हुआ, तो 2020 तक वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में रहेगा। 2020 खत्म, वो चला गया D1 में। अब 2021 तक वो D1 में रहेगा, अगले 1 साल वो D1 में रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब 2021 नवंबर तक इसमें कोई पैसा नहीं आया, 1 भी रुपए रिपेमेंट नहीं आया, तो वो ट्रांसफर हो गया D2 में। अब यहाँ D2 में कितने दिन रहेगा, 2 साल। 2 साल तक D2 में रखा जाता है इसको। तो 2023 तक, इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं तो समझ में आएगा। नेक्स्ट 2 इयर्स, 2023 तक, 2021 लास्ट से लेकर 2023 नवंबर तक वो रहेगा D2 में। अब D2 भी खत्म हो गई है, 2 साल भी खत्म हो गए, कोई रिपेमेंट नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया, तो अपने आप वो कैटेगराइज हो जाता है, D3 में चला जाता है। D3 में पैसा रखा रहता है, तब कब तक, जब तक कि RBI और बैंक के ऑडिटर्स आके उस लोन को ऑडिट ना कर लें और उसको
लॉस एसेट में कैटेगराइज नहीं करते। लॉस एसेट का मतलब कि बैंक को अब कोई उम्मीद नहीं है कि ये पैसा वापस आएगा कि नहीं, फिर वो उसका आय का प्रोसेस होता है, उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है या फिर उसको डाटा से हटा दिया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, प्रोसेस है, इतना जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछता नहीं है। हमारे एग्जाम में पूछता है बस लॉस एसेट तक। इंटरव्यू में कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, आ सकता है कि लॉस एसेट्स में और D3 में क्या अंतर है, क्या अंतर, ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन में भी आपके पूछा था, एमसीक्यूज में पूछे गए हैं ये कई बार। तो बताना यही है कि D3 और लॉस एसेट में यही अंतर है कि D3 में हो और D2 से अपने आप कैटेगराइज हो जाता है, बट लॉस एसेट में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि ऑडिटर उसको ऑडिट नहीं करेंगे। कहां, किसके ऑडिटर? आरबीआई के और बैंक के ऑडिटर उसको ऑडिट नहीं करेंगे लॉस एसेट के लिए। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया हो, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए एनपीए में, एनपीए और उसके क्लासिफिकेशन में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में एक वर्ड आता है प्रोविजनिंग, वो जानते हैं प्रोविजनिंग क्या है। अच्छा, हम लोग बात करते आए, बेसल में हमने बात किया कि रिस्क क्या है। रिस्क के ऊपर ही ये सारी चीजें हैं कि कितना से कितना रिस्क को कम किया जा सके। इसी रिस्क को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिक्योर्ड लोन देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं ना। कोई भी लोन अगर हम लेते हैं तो बैंक उसके बदले में सिक्योरिटी मांगती है। आप लोन लेने जाएंगे तो बोलेगी भैया आप लोन के बदले में सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं। जैसे कि गोल्ड लोन लेंगे तो गोल्ड सिक्योरिटी हुआ, हाउस लोन लिया तो जो घर आप बना रहे हैं वो उसके पास ये रहता है, मतलब हाइपोथिकेशन में रहता है, सॉरी हाइपोथिकेशन में नहीं, उनके पास गिरवी रहता है। तो जो लोन लिया अगर उसको हमने एज अ सिक्योरिटी दिया है, अगर सिक्योरिटी के साथ लोन लिया है, अगर उसमें सिक्योरिटी है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। और अगर विदाउट सिक्योरिटी है तो उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड लोन के बनस्पत सिक्योर्ड लोन ज्यादा कम रिस्क है उसमें, क्योंकि वो सिक्योर्ड है, उसके ऊपर सिक्योरिटी है कि बैंक अगर वो कस्टमर अगर पैसा नहीं वापस करता है हमें तो भैया हम उसका जो सिक्योरिटी है उसको नीलाम कर देंगे, बेच देंगे, तो उससे जो पैसा हमें कुछ ना कुछ पैसा तो आ जाएगा, पूरा नहीं है जो मूल है वो तो आ जाएगा। समझ गए? अब फिर भी सिक्योरिटी लेने के बाद भी रिस्क तो रहता ही है। अगर लोन दिया है, किसी को उधार दिया है तो रिस्क तो है ही, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, रिस्क तो है ही। तो आरबीआई ने एक टूल बनाया जिसको बोला प्रोविजनिंग, इसको बोला प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग मतलब कि एक जितना भी हमने लोन दिया है उसका कुछ पार्ट रिजर्व कर दिया जाए, मतलब लोन अमाउंट का जितना भी हमने लोन दिया उसका कुछ पार्ट उसको रिजर्व, जितना हम लोन देंगे उसका एक पार्ट पोर्शन हमको रिजर्व रखना है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोविजनिंग। मतलब कि आगे की सोच, मतलब कि कोई गलत होता है तो कुछ ना कुछ पार्ट तुम्हारे पास सिक्योर है उस चीज का, एक अमाउंट का। मान लीजिए हमने 100 रुपए लोन दिए किसी को, 100 रुपए लोन दिए, तो इसका एक पार्ट अगर हम सिक्योर कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं, तो ये 100 रुपए अगर डूब भी गए, मान लीजिए 10 रुपए तो हमारे पास बचे हुए हैं, तो इससे हम लोग हमारा घाटा कुछ कम होगा। इसी को हम लोग प्रोविजनिंग बोलते हैं। बेसिक नॉर्मल भाषा में यही है। प्रोविजनिंग कैसे डिसाइड किया जाता है? एक इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है और इसमें है कि एक होता है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट क्या होता है कि जो पैसा हम लोन दिया है, मान लीजिए हमने 500 रुपए लोन दिए हैं किसी को, उधार दिए हैं, तो ये हो गया लोन अमाउंट। लेकिन हम चुका तो रहे हैं ना, पैसा हमारा रिटर्न आ रहा है, हर महीने आ रहा है, हर महीने आ रहा है, हर महीने आ रहा है। तो मान लीजिए कि एक साल में उसने 100 रुपए वापस कर दिए। अब जो अमाउंट बचा 400, 500 लोन दिए थे, लोन अमाउंट था, 100 रुपए वापस हो गए, इसको बोलते हैं रीपेमेंट। रीपेमेंट में वापस आ गया। अब जो 400 बचा इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट, बकाया राशि। हिंदी में इसको बोलते हैं बकाया राशि, इंग्लिश में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो जो भी प्रोविजनिंग होगा वो इस 400 रुपए पे ही होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे होगा। कितना होगा? 0.04%।
ये हर साल प्रोविजनिंग होता है, एवरी ईयर आपका बैंकों में प्रोविजनिंग होता है उनके खर्चों पे, उनके लोन पे। तो जितना लोन दिया, जितना रीपेमेंट आ गया, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 0.04% उनको रिजर्व रखना है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोविजनिंग। समझ में आ गया? बेसिक चीज यही है, प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया, याद कर लीजिए। 0.04% टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, ना कि लोन अमाउंट का। लोन अमाउंट समझ गए, जो हमने लोन दिया टोटल अमाउंट को हम लोग लोन अमाउंट बोलते हैं। जो वापस आ रहा है उसको हम लोग रीपेमेंट बोलते हैं, और जो बचा हुआ पैसा है लोन में से उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोलते हैं। तो जब भी प्रोविजनिंग होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। कितना होगा? 0.04% होगा हमेशा। ये प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट था। चलिए, अब बात हो गई कि हमने एनपीए क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, प्रोविजनिंग पढ़ लिया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमें। बड़ा सीरियस बात है, सिंपल वर्ड्स में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ज्यादा इसको घुमाते नहीं है, बैंकिंग टर्म्स में बात नहीं करते। जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उतनी ही बातें करते हैं। तो हमारा एनपीए हो गया, क्या क्या एनपीए था, क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए हो गया। अब हम जब अगले सेशन में आएंगे तो एक सेशन हम लोग खत्म कर लेंगे रिकवरी टूल्स। बहुत तरह के रिकवरी टूल्स होते हैं। रिकवरी करने के लिए जब एनपीए हो जाता है उसके बाद आरबीआई का टूल्स है कि भाई आप पैसे वापस कैसे हो, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, सरफासी है, लोन जब्ती है, बहुत सारी चीजें होती है। वो अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो जब तक के लिए अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो तब तक के लिए हम लोग इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। मैं रवि कुमार, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।